हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2024 में जो बच्चे पेपर देंगे वो कैसे अपनी प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करें जिससे उनके आखिरी में जब एग्जाम हो तो पेपर बहुत अच्छा जाए और 95% से ज़्यादा का स्कोर करे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, टारगेट 95 परसेंटाइल से ज़्यादा का और हमें बनना है ज़ीरो से हीरो। मुझे पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से सक्षम नहीं हो पाते, जिनके घर पे पैसे नहीं होते कोचिंग जाने के लिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन हर किसी का एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर बहुत ऊंचा पहुंच जाना, एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाना, अपने माँ बाप को कम से कम ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला सके जिससे कि आपके सिर्फ एग्जाम में नंबर ही ना अच्छे आए, आप बेटा अपने आसपास के घर पड़ोस के 10 लोगों को मोटिवेट करो कि हाँ, अगर ठान लिया जाए, पढ़ाई के अंदर मन लगा लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम सबसे जो लापरवाही करते हैं वो ये है कि हमको सिलेबस नहीं पता होता है। याद रखिए, चाहे कैसा भी अध्याय हो, चाहे वो कैसा भी चैप्टर हो, मैंने आपको पहले भी ये बात बता रखी हुई है कि जब भी आप सिलेबस की बात कर रहे हो तो सिलेबस हमें हर किसी का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान में कितने अध्याय है, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में कितने अध्याय है, आपको पता होना चाहिए कि बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कितना पढ़ना है और कितना पेपर में आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। तो हर किसी का यूनिट अलग अलग हो सकता है, यानी हर विषय के अंदर अलग अलग यूनिट होता है, वो कितने नंबर का होता है यह आपका बोर्ड पहले से डिसाइड कर रखता है। तो अगर आप और सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको आपको जरूर बता दूंगी। बट अगर फिर भी आप लोगों को पता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है। सिलेबस पता करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको अध्याय के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। याद रखिएगा कि जब भी आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके पास में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैं विज्ञान की बात कर लेती हूँ, 15 अध्याय है। तो विज्ञान के अंदर 15 अध्याय है, तो क्या ये 15 अध्याय आपके बहुत अच्छे से है? याद रखना कि ये विज्ञान के अंदर अगर 15 चैप्टर है तो क्या ये पूरे 15 चैप्टर आपको आते हैं? अगर आप बेटा 95% से ज्यादा लेकर आना चाहते हो तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अगर ये इनमें से एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है तो पहले उसको पूरा कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में अगर ये 15 में से एक भी अध्याय छूट जाएगा तो फिर आप बहुत ही बेकार तरीके से अपने नंबर गिरा लोगे। याद रखना, एक टॉपर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि एक भी चैप्टर वो नहीं छोड़ता है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट रहता है और वो कभी भी अपने आप को, या बोलते हैं ना कि ये नहीं मानता कि उसको सब कुछ आता है। याद रखना, टॉपर की यही एक खास बात होती है जो उसको बाकी लोगों से अलग बुलाती है। तो आप भी जब पढ़ाई कर रहे होगे तो एक एक चैप्टर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, हर कोई अध्याय को पूरी तरीके से डिटेल में समझना है। चाहे तो बच्चा आप डिटेल लेक्चर बिहार बोर्ड के चैनल पे हम पढ़ा ही रहे हैं उसमें देख सकते हो, या आप सभी जो हमारा पेड बैच है दहाड़ का वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन फोकस, मैम सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो हर कोई बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करें। तो अगर मैं बात करती हूँ गणित की, गणित में चाहिए होती है लॉट ऑफ प्रैक्टिस। गणित बेटा आपको पढ़ने से समझने से नहीं आएगा जब तक कि आप गणित के अंदर बहुत सारे सवाल नहीं लगा लेते। मतलब मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है तो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हल करके देखो, हल करके देखो, यानी कि जितना ज्यादा हल करोगे प्रश्नों को उतना ज्यादा बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। गणित में 100 में से 100 नंबर भी लाए जा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है केमिस्ट्री के अंदर समीकरण आपको पते होने चाहिए। हर प्रकार का समीकरण आपने किया हुआ है, साथ में आपको तत्वों के बारे में पता है, ठीक है, साथ में आप सभी के फॉर्मूलास पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी केमिस्ट्री खराब होगी। इसके अलावा मान लीजिए आप
भौतिकी शास्त्र की बात करते हो, भौतिकी की बात करते हो, तो वहां पर भी आपके सभी के सभी फॉर्मूला आपको आने चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा दिए जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आने चाहिए। ये चीजें हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो इन चीजों पर फोकस करना है। और एक महत्वपूर्ण चित्र, और वो होते हैं आपके डायग्राम। तो ये चीज कभी मत छूना। डायग्राम बेटा सीधा सीधा आपको नंबर देता है, 5 नंबर सीधा डायग्राम के ऊपर होता है। तो बायोलॉजी में पढ़ते टाइम डायग्राम, केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम समीकरण, तत्वों के बारे में जानकारी और फॉर्मूलाज आपको पते होने चाहिए। जब भी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज और उनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स यानी कि जो भी आंकिक प्रश्न है वह हल करते आने चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है बेटा आपको कभी भी याद नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको सामाजिक विज्ञान याद नहीं होता। सामाजिक विज्ञान भी बेटा 4 भागों में टूटा हुआ है। पहला होता है आपके पास में नागरिक शास्त्र, फिर आपके पास में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वह होता है अर्थशास्त्र, फिर इसमें होता है भूगोल, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो आपका सामाजिक विज्ञान इन 4 चीजों में टूटा हुआ है। अब आपको क्या करना है, नागरिक शास्त्र जनरली डेट्स के आपके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके ऊपर आधारित होता है। अर्थशास्त्र आपको पूरी तरीके से मनी के बारे में समझाया जाता है कि किस तरीके से पैसा हमारे डेली लाइफ में आया है, पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने में हम किस तरीके से मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हो। और भूगोल में आपकी जो जियोग्राफी है यानी कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उस पर कोई जगह पर कैसी चीजें होती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहां पे कौन से पहाड़ पाए जाते हैं इत्यादि के बारे में आपको यहां पर समझाया जाता है। और इतिहास जो हमारा हिस्ट्री है, तो ये सभी चीजों को आपको स्टोरी के फॉर्म में समझना है। याद रखना आपकी जो इतिहास है ये स्टोरी फॉर्म में आपको हमेशा याद रखना। आप लोग जितना इसको स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, कहानी जैसा याद रखोगे, तो कहानी समझ के या कहानी के जैसा आप इतिहास याद रख सकते हो। नागरिक शास्त्र आपको समझना पड़ेगा, हमारे डेली राइट्स जो है, हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जितनी घटनाएं होती है उनसे संबंधित होता है। मान लीजिए कि किसी की बेटी के ऊपर कोई जो दहेज का केस है ना, मतलब मान लीजिए कोई घर के अंदर आपकी बेटी दी गई है और बेटी के जो ससुराल वाले हैं वो दहेज की मांग कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर क्या होता है, मुकदमे चलते हैं। तो बेसिकली ये उससे संबंधित हो चीजें होती है। इसके अंदर पूरी लॉस के बारे में आप समझोगे, हमारा जो अध्यादेश बना है वो कैसे बना है, ये सब चीजें आप लोग इसमें जानते हो, तो इसको रिलेट करना पड़ेगा। फिर आपके पास में बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्रों तो मतलब ऐसा है कि आपको याद नहीं करना है, आप अपने दिमाग से सोच के लिखिए। जो भी हमारे जो बड़े पूंजीवादी होते हैं, जितने भी लाइक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आपने सुना होगा कि सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, आपने ये सब चीजें वर्ड सुने हुए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए इसमें। तो ये वही है अर्थशास्त्र, कहाँ से पैसा बनाना है, मुकेश अंबानी क्यों अमीर बन रहा है, अडानी क्यों अमीर बन रहा है, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे समझोगे। भूगोल हमारे भारत के अलग अलग जगह कैसी है, बिहार अलग है, यूपी अलग है, आप नॉर्थ में चले जाइए कश्मीर अलग पड़ता है, तो ये सब चीजें आप लोग भूगोल में देखोगे, वहाँ का तापमान, वहाँ की हवाएं कैसी चलती है इत्यादि। तो ये है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का सही तरीका। तो अगर आप 4 हिस्सों में अलग अलग तरीके से पढ़ने की सोचोगे तब बहुत ही अच्छे से पढ़ पाओगे। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि संस्कृत और हिंदी। याद रखना संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो। यस, गणित और आपका संस्कृत दोनों में 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, लिख लिख के तैयारी करनी। जितना लिख के तैयारी करोगे, जितना अपनी खुद गलतियां निकालोगे, जैसे टीचर एक बच्चे की कॉपी चेक करता है, वैसे आपको खुद क्वेश्चन को हल करके खुद की गलतियां निकालनी है। इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी। दैट मीन्स कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम आपको कितना भी पढ़ा दें, चाहे टीचर अपना कितना भी आपको 100% दे दे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, स्वयं से नहीं पढ़ोगे बच्चा, तो कोई भी आपको नंबर नहीं दिला सकता। सेल्फ स्टडी में आपको आपकी गलतियां पता चलती है, कैसे उसमें इम्प्रोवाइज करोगे, कैसे उस गलती से आगे बढ़ोगे वो पता चलता है। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत में बहुत सिंपल सी चीज है। संस्कृत लिख लिख के याद करो क्योंकि उसमें हलंत विसर्ग बहुत होते हैं, अगर वो नहीं चेक करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी जो है इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास में गद्य अलग होता है, पद्य अलग होता है। तो गद्य आपके पास में जनरली हम बोलते हैं कि जो भी गद्यांश होते हैं, बड़े बड़े उसमें चैप्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां
कहानियाँ होती है उनको एलाबोरेट करते हैं, उनके राइटर्स के नाम, उनके जो लेखक है उनके नाम आपको पते होने चाहिए। पद्य में आपको कवियों के बारे में पता होनी चाहिए, उन्होंने कविता में क्या लिखा है ये आपको अगर पता है तो आप इजीली हिंदी क्रैक कर सकते हो। ग्रामर उतनी भी ज़्यादा नहीं आती है, पर यस 15-20 नंबर की ग्रामर आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका रिवीजन। यस बच्चा, रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी इज़ द की फॉर योर सक्सेस। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेहतर टाइम जाएगा, और आपको बता दे रही हूँ उतने बेहतर नंबर आएंगे। सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। आप खुद, अभी आपके टर्म 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, जो बच्चे ने स्वयं मेहनत करी होगी, बिना किसी की मदद के, बिना किसी टीचर के, खुद से पढ़ के देखा होगा, उसके नंबर सबसे महत्वपूर्ण और बेहतर आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हम दिन भर पढ़ाते हैं, आप सुबह स्कूल में हो, शाम को हमसे पढ़ रहे हो, पर खुद से कब पढ़ रहे हो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो आपके नंबर नहीं आएंगे, पर अगर खुद से पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खुद से पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक हमेशा बहुत ही अच्छे से क्लियर रहेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे पास में जो 3 घंटे का टाइम था वो 3 घंटे का टाइम हमें कम पड़ गया। तो यार जो 3 घंटे का टाइम आपको कम पड़ जाता है उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है कि आप लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हो। याद रखिए, आप खुद अपने आप को टाइम दीजिए कि 1 मिनट में आप कितना लिख सकते हो। जितना तेजी से लिखने का प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा टाइम बचेगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको सबसे पहली जरूरत चीज है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको एग्जाम में बहुत जमा के नहीं लिखना है, आपको याद रखना है कि जब भी एग्जाम में लिखो तो इतना फास्ट और इतना क्लियर लिखो कि सामने वाला जब चेक कर रहा हो कॉपी तो आपको उसको समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है और आप लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके का आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। कोशिश करना कि 5 मिनट में पूरा एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख सको। ये फास्ट आपका स्किल होना चाहिए। अगर आप फास्ट लिखना नहीं सीखोगे तो यार बोर्ड में ना कहीं क्या होता है, आपको 3 घंटे जो है वो बहुत कम पड़ जाएगी, और ये सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि बेकार चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो लिख लिख के देखोगे तो याद भी रहेगा और चीज़ें आपको क्लियर भी रहेगी। तो ये था आपके आज का सेशन कि यार हम कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ी तोप चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, ये वही चीज़ है जो कोई भी टॉपर फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मेरे भी 90% थे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे पता है कि मेरी कहाँ गलतियां थी, और उन्हीं गलतियों से मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलती आप नहीं दोहराओगे तो ही आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। टर्म 1 के एग्जाम सबके कब है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम लोग उसके भी ऊपर कैसे तैयारी करनी है ये सब चीजों के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।